नमस्कार। जय हिंद दोस्तों, प्राणपति एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने लूसेंट हिस्ट्री के पहले वीडियो में इतिहास के जानकारी के स्रोतों की चर्चा की थी, ठीक है, जिनमें हम लोगों ने धार्मिक ग्रंथ, साहित्यिक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य, विदेशी यात्रियों के विवरण, इन तमाम स्रोतों के बारे में चर्चा की थी और यह समझने का प्रयास किया था कि इतिहास के जानकारी के लिए ये कैसे उपयोगी हो सकते हैं। अब हम लोग प्रागैतिहासिक काल को देखेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि प्रागैतिहासिक काल कहते किसे हैं, ठीक है। तो दोस्तों, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया, चूंकि यह काल प्रारंभ हुआ था तो यहाँ पर मनुष्य को लेखन कला की जानकारी नहीं थी, इसीलिए जो लिखित विवरण उपलब्ध जहाँ पर नहीं मिलते हैं उन्हें हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो इतिहास किसे कहते हैं? तो दोस्तों, मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। जिसका लिखित रूप में उपलब्ध नहीं होगा उसे प्रागैतिहासिक काल, और जिनका लिखित रूप में उपलब्ध होगा उस काल को हम क्या कहेंगे? इतिहास कहेंगे। एक और है आद्य ऐतिहासिक काल। तो दोस्तों, आद्य ऐतिहासिक काल हम उसे कहते हैं जिस काल में लेखन कला की प्रचलन तो थी, लेकिन उनके जो उपलब्ध लेख हैं वो पढ़े नहीं जा सके। उदाहरण आपको पता होगा, सिंधु सभ्यता, ठीक है। सिंधु सभ्यता में क्या है? लेख उपलब्ध है लेकिन हम उन लेखों को पढ़ नहीं पाए हैं। इसके बाद दोस्तों, ज्ञानी मानव होमोसेपियन का उदय इस धरती पर कब हुआ? तो आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व इनका उदय हुआ। ज्ञानी मानव होमोसेपियंस। पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार था। पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। आग का आविष्कार कब हुआ? देखिए दोस्तों, सवाल आपसे बार बार ये पूछे जाते हैं छोटे छोटे परीक्षाओं में कि आग का आविष्कार कब हुआ था। तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में और पहिए का नव पाषाण काल में हुआ। देखिए, इन दोनों का इंसान की प्रोन्नति में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हाथ रहा है, आग और पहिए का। तो इसीलिए ये सवाल बार बार आपसे पूछे जाते हैं। तो आग का आविष्कार जो है पूरा पाषाण काल और पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। मनुष्य में अस्थाई निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई। मनुष्य के में अस्थाई निवास की प्रवृत्ति कब हुई? तो नव पाषाण काल में हुई। और सबसे पहले उसने जो पालतू बनाया पालतू जानवर, वो था कुत्ता। सबसे पहले किसे पालतू बनाया गया? तो कुत्ता को पालतू बनाया गया। फिर देखते हैं, मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। आपसे ये सवाल यदि पूछे जाए कि मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया, तो दोस्तों वह था तांबा धातु। और उसके द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार क्या था? तो वो कुल्हाड़ी था। और इसकी प्राप्ति स्थान क्या है? अतिरम पक्कम, ठीक है। अतिरम पक्कम, कुल्हाड़ी प्राप्ति। सबसे पहले मनुष्य ने कौन सा औजार बनाया? तो कुल्हाड़ी बनाया, और उसकी प्राप्ति स्थल थी अतिरम पक्कम। दोस्तों, कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। कृषि का आविष्कार कब हुआ? नव पाषाण काल। देखिए, जब नव पाषाण काल आता है तो यह सबसे बड़ी क्रांतिकारी परिवर्तन यहाँ पर होता है। और यहाँ पर हम देखेंगे कई चीज़ों का उदय होता है। जैसे ये लोग अस्थाई निवास की प्रवृत्ति इनमें आने लगी, कृषि का आविष्कार कर लिए, इन लोगों ने घड़े का निर्माण प्रारंभ कर दिया, जानवरों को पालतू बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इनमें कई सारे परिवर्तन आने लगे थे। प्राग ऐतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल जो है वो मेहरगढ़ है। देखिए, मेहरगढ़ का जो साइट है यह बहुत ही महत्वपूर्ण साइट है। और हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले खेती करने का साक्ष्य जो है मेहरगढ़ से मिलता है। मेहरगढ़ और भी कई चीज़ों के लिए फेमस है। यहाँ पर हम देखेंगे एक सीक्वेंस मिलता है इतिहास, जो सबसे प्रारंभिक इतिहास लेकर के सबसे बाद तक का लगातार यहाँ पर जो है सभ्यताएं चल रही थी। यहाँ पर सभ्यता कभी मर नहीं रही थी, ठीक है। और यह अवस्थित कहाँ पर है? तो दोस्तों, यह पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल जो है वह गेहूं थी, ठीक है। सबसे प्राचीन फसल गेहूं थी और जौ थी। पल्लवरम नामक स्थान पर, ये देखिए पल्लवरम एक साइट है, यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहले पूरा पाषाण कलाकृति की खोज होती है। पूरा पाषाण जो हथियार है वो सबसे पहले कहाँ पर मिलते हैं? तो पल्लवरम में। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने हुए हैं। अब देखिए, आपसे यदि पूछे जाए कि पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार किस पत्थर से बने हुए हैं, तो दोस्तों ये स्फटिक से बने हुए हैं। भारत का सबसे प्राचीन नगर
मोहनजोदड़ो था। सबसे प्राचीन सभ्यता यदि यहाँ से पूछी जाती है तो हमारे यहाँ सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी मानी जाती है? मोहनजोदाड़ो सभ्यता, मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो का दोस्तों सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला। देखिए ये बीएचयू के एंट्रेंस एग्जाम में आर्कियोलॉजी में भी ये सवाल आपसे पूछा गया था, या कई और जगह भी पूछे जाते हैं कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। आगे हम पढ़ते हैं सिंधु सभ्यता। ये हो गया आपके जो है कि प्राग ऐतिहासिक काल, और दूसरे तीसरे अध्याय में हम लोग सिंधु सभ्यता को पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, बहुत सारे फैक्ट दिए गए हैं, फैक्ट्स दिए गए हैं। हालांकि ये जनरल नॉलेज के लिए काफ़ी है, बाकी चीज़ों के लिए ये काफ़ी नहीं है, ठीक है। पर यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और आप इसको ध्यानपूर्वक और धैर्यपूर्वक समझने का प्रयास करिएगा। दोस्तों हम देखते हैं रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि जो है वह 2350 से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। देखिए क्या होता है, कभी कभी यहाँ पर 2500 से 1750 सबसे ज्यादा माना जाता है, और कभी कभी यहाँ पर 2350 से 1750 दिया जाता है। रेडियो कार्बन C14 एक ऐसी टेक्निक है जिनके माध्यम से हम क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं कि यह जो है कि हड्डी कितनी पुरानी है, या यहाँ पर सभ्यता जो है वो कितनी पुरानी हो सकती है, और ये सर्वमान्य विधि माना जाता है, ठीक है। ये आप अवश्य एक काम करिएगा, यदि आप ये पढ़ रहे हैं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप एक काम अवश्य करिएगा। देखिए ये रेडियो कार्बन C14 यदि आप गूगल पे डालते हैं तो इसके बारे में विधिवत आपको आ जाएगा कि ये रेडियो कार्बन C14 क्या है। यदि आप इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं तो आपके लिए ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, तभी आप जान पाएंगे कि इतिहास को जानने के लिए कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, ठीक है। सिंधु सभ्यता की खोज दोस्तों किसने किया था? तो राय बहादुर दयाराम साहनी। आपसे सवाल पूछे जाते हैं कि सिंधु सभ्यता को सबसे पहले किसने खोजा था? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता की सबसे पहले खोज की। अब देखिए यहाँ पर जो खोज शब्द है, सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने नहीं की थी, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ पर मोटे मोटे चीजों को ही दिया जाता है, इसीलिए आप ये तत्काल में जान लीजिए। सिंधु सभ्यता को प्राक ऐतिहासिक अथवा कांस्य ब्रॉन्ज युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी जो थे वह द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे, ठीक है। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सूतकांगे डोर बलूचिस्तान में, पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर में, जिला जो मेरठ में है और उत्तर प्रदेश में यह पड़ता है। उत्तरी पुरास्थल मांडा, जिला अखनूर जम्मू कश्मीर में, तथा दक्षिणी पुरास्थल जो है वह दाइमाबाद, जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में है। अब आप देख लीजिए, आप याद नहीं हो पाएगा कि हाँ किस दिशा में कौन सा है। तो देखिए सबसे क्या है कि इसका पहला अक्षर याद कर लीजिए आप, पश्चिमी है, और यहाँ पर क्या है तो पशु है, सुत कांगे डोर है, तो प और सु मिलाकर क्या हुआ पशु। अब देखिए आपके यहाँ तो यार हर जगह पशु पाले जाते हैं, तो पशु से आपको क्यों नहीं याद हो जाएगा? प यानी पश्चिम और सु यानी सुतकांगे डोर पशु, ठीक है, बलूचिस्तान में। और यहाँ पर देखिए दोनों पू है, दोनों में उकार है, ठीक है, एक में ह्रस्व उकार है, एक दीर्घ उकार है, पर दोनों में जो है कि सॉरी ये जो है पूर्वी और ये आलमगीरपुर। तो देखिए क्या है पू और आल पुआल। पुआल तो सब जगह पाए जाते हैं। देखिए धान की खेती होती है, गेहूं की खेती होती है, तो इनके जो डंठल होते हैं वो क्या कहे जाते हैं? पुआल कहे जाते हैं। तो पुआल का मतलब क्या हुआ? पूर्वी आलमगीरपुर, ठीक है। और उत्तरी पुरास्थल का क्या है? तो अखनूर जम्मू कश्मीर। मांदा है तो उत्तरी का उमा। उमा क्या है दोस्तों? पार्वती की पत्नी जो है वह उमा, सॉरी शिव की जो पत्नी है वो क्या कही जाती है? उमा कही जाती है। तो उमा मतलब उत्तरी और मांदा। और दक्षिणी पुरास्थल में क्या है? दोनों का पहला अक्षर जो है वो 10 से है, तो दक्षिणी पुरास्थल दाइमाबाद। अब आपको याद हो जाएगा आसानी से, बाकी आप अपने अनुसार भी ट्रिक इसका लगा लीजिए। देखिए सिंधु सभ्यता या सैंधो सभ्यता जो थी वह क्या थी? तो वह नगरीय सभ्यता थी। यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता यही है दोस्तों कि सिंधु सभ्यता हमें नगरीय सभ्यता के रूप में विकसित होती दिखाई दे रही है। सैंधो सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले यदि स्थलों की बात करें हम, तो 6 को बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है, ठीक है। यहाँ से प्राप्त जो स्थल है उनमें 6 जो है वह बहुत बड़े नगर की संज्ञा दी गई है उन्हें। और इनमें है पहला मोहनजोदाड़ो, दूसरा है हड़प्पा, तीसरा है गढ़वारी वाला, फिर चौथा धौलावीरा, पांचवा राखीगढ़ी और छठा है कालीबंगन। देखिए स्वतंत्रता पश्चात के बाद क्या हुआ? जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय जब पाकिस्तान और भारत के रूप में वह विभाजित किया गया,
तो इनके जो महत्वपूर्ण साइट थे वो सारे के सारे पाकिस्तान में चले गए। ठीक है, तो यहाँ पर बहुतायत रूप में कार्य किया गया, और जब कार्य किया गया तो आशातीत सफलता मिली इसमें। और हम देखते हैं कि यहाँ के स्वतंत्रता जो हड़प्पा सभ्यता के जो भी साइट है वो सबसे ज्यादा हमारे भारत में गुजरात में खोजे गए। ठीक है, गुजरात में यहाँ के बहुत साइट प्राप्त हुए। लोथल एवं सुतकोतदा जो है वह सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। यहाँ पर हमें ये देखिए बार बार ये सवाल पूछे जाते हैं कि सिंधु सभ्यता के जो बंदरगाह थे वह कौन कौन से पूरा स्थल थे। तो वह दोस्तों लोथल, जहां से हमें गोदी प्राप्त होता है। गोदी का मतलब क्या होता है, जहां से जहाज जाते हैं और आते हैं, यानी बंदरगाह। ठीक है, तो लोथल और सुतकोतदा जो है वह महत्वपूर्ण पूरा स्थल है, इसका महत्वपूर्ण जो है बंदरगाह है। इसके अलावा भी यहाँ पर कई बंदरगाह हमें दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से हमें प्राप्त होता है। देखिए ये जूते हुए खेत, यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग कृषि कर रहे थे। तो जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो कालीबंगन से प्राप्त होता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। देखिए यहाँ से यदि आपसे पूछे जाए कि सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, तो दोस्तों वह है अन्नागार। मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त अन्नागार हुई है वो यहाँ की सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदड़ो से ही हमें एक बृहद स्नानागार की प्राप्ति हुई है। ये भी सवाल आपसे छोटे छोटे परीक्षाओं में आपको मैं हमेशा ये ध्यान दिलाता चल रहा हूँ, ये सब आप फैक्ट्स याद रखिएगा। जैसे बृहद स्नानागार कहाँ से प्राप्त हो रही है, तो दोस्तों यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हो रही है। ठीक है, और इसके मध्य में क्या है कि 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। ठीक है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। ठीक है, तो ये जो है कि स्नान कुंड आप हमेशा याद रखिएगा। अग्निकुंड लोथल से प्राप्त होती है एवं कालीबंगन से प्राप्त हुई है, जिससे इनके धार्मिक प्रवृत्ति के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त हो रही है। ठीक है, अग्निकुंड लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। देखिए पशुपतिनाथ की मूर्ति बहुत बार सवाल पूछा जाता है, और आद्य प्राचीन जो है कि पशुपतिनाथ की जो मूर्ति की संज्ञा दी है वो किसने दिया है, मार्शल ने दिया। इस मूर्ति की पहचान मार्शल ने किया कि यह जो है कि पशुपतिनाथ की मूर्ति है। और देखिए इनके चारों ओर जानवरों की आकृति मिलती है। इन जानवरों का नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, बीएचयू एंट्रेंस या अन्य एग्जामों में भी अक्सर पूछे जाते हैं कि जो पशुपतिनाथ की मूर्ति है इनमें किन किन जानवरों का चित्रांकन किया गया है। तो दोस्तों हाथी है, गैंडा है, चीता और भैंसा है। देखिए हाथी, गैंडा, चीता, भैंसा, हाथी, गैंडा, चीता, भैंसा, हाथी, गैंडा, चीता, भैंसा, ऐसे याद कर लीजिएगा आप, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। कहाँ से कांस्य की मूर्ति मिली है, नर्तकी की, तो वह मोहनजोदड़ो से कांस्य की मूर्ति हमें प्राप्त हुई है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक जो अंकन किया गया है वो एक श्रृंगी पशु का किया गया है। सबसे अधिक अंकन किसका किया गया है, तो एक श्रृंगी पशु का अंकन किया गया है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चनहूदड़ो से प्राप्त हुए हैं। मनके बनाने के कारखाने कहाँ कहाँ से मिलते हैं दोस्तों, लोथल, चनहूदड़ो, लोथल, चनहूदड़ो। सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वह भाव चित्रात्मक है। देखिए यहाँ पर क्या होता था कि इनके जो लिखने की शैली थी वो कई प्रकार की ये चित्र बनाते थे और उन्हीं के माध्यम से अपने वचन जो है वो प्रदर्शित करते थे। यह लिपि दोस्तों दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। हम लोग क्या करते हैं कि बाएं से दाहिने लिखते हैं, जबकि ये लोग क्या करते थे, दाहिने से बाएं लिखते थे। ठीक है, और जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था, जैसे क्या है कि हम ऐसे वो लोग लिख करके आते थे और चूंकि उन लोगों को 5 लाइन लिखना है, ठीक है, ऐसे करके 5 लाइन लिखना है, तो वो लोग क्या करते थे कि एक लाइन इधर से लिखते थे और बाकी इधर से लिखते थे। ठीक है, तो यह पहली पंक्ति जो होती थी दाईं से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी, और इसको दोस्तों ब्रुस्टोफेदन शैली भी कही जाती है। ठीक है, सिंधु सभ्यता के जो लेख है उनको क्या कौन सी शैली कही जाती है, तो ब्रुस्टोफेदन शैली भी कही जाती है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों के विन्यास के लिए वो लोग कौन पद्धति अपनाते थे, तो ग्रिड पद्धति अपनाते थे। इनके घरों के जो दरवाजे होते थे दोस्तों वो खिड़कियां सड़क की ओर न खुल करके पिछवाड़े की ओर खोलते थे। ये लोग ये मतलब
बहुत ही क्लियर थे अपनी चीजों को लेकर के, बहुत ही सुरक्षित थे। आज हमारे घर के दरवाजे चाहे खिड़कियां सड़क की तरफ खुलती है, लेकिन ये लोग क्या करते थे, साफ सफाई के प्रति बहुत ही सावधानी रखते थे और अपने घर के जो दरवाजे या खिड़कियां जो होती थी वो सड़क की तरफ ना खोल करके पीछे की तरफ खोलते थे। केवल लोथल नगर जो है, लोथल नगर क्या है, इसके अपवाद है। क्या है कि लोथल नगर पे जो घरों के दरवाजे या खिड़कियां जो है वो सड़कों की तरफ खुलते थे। तो इनका एक कारण दोस्तों यह भी हो सकता है कि यहाँ पर गोदी प्राप्त हो रही है, ठीक है, बंदरगाह प्राप्त हो रही है, तो सामग्रियां जो आती थी वो सीधे ये लोग घर में अपने लाने के लिए ऐसा करते रहे होंगे, ठीक है। सिंधु सभ्यता की जो मुख्य फसल है वह गेहूं और जौ थी। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी, गेहूं और जौ थी। ये लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे, मिठास के लिए ये लोग शहद का प्रयोग करते थे। रंगपुर एवं लोथल से हम देखते हैं चावल के दाने प्राप्त हुए हैं। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने प्राप्त हुए हैं, जिनसे हम इनके धान की खेती के प्रमाण प्राप्त होते हैं, इनके धान की खेती के प्रमाण मिलते हैं। और चावल के प्रथम साक्ष्य जो है वह लोथल से ही प्राप्त हुआ है। अब याद रखिएगा, रंगपुर एवं लोथल से क्या मिले हैं, तो चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती के प्रमाण मिलते हैं। और चावल के जो प्रथम साक्ष्य वो कहाँ से मिलते हैं, लोथल से ही प्राप्त होते हैं। दोस्तों, सुरकोतदा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले। देखिए, घोड़े के जो हड्डियां हैं वो बहुत ही विवादित रही है, और ये परीक्षा जो पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, ये हमेशा सवाल पूछे जाते हैं। हालांकि क्या है कि देखिए, ये लोग कहते हैं कि सैंधव वासियों को घोड़े के बारे में जानकारी नहीं थी, इसीलिए यह जो है कि सबसे जो है कि कठिन सवाल भी रहता है। हमेशा ये पूछे जाते हैं कि घोड़े के अस्थिपंजर के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। हालांकि ये लोग गलती, एक चीज और भी होता है यहाँ पर कि ये भी पूछ देते हैं कि किस काल को घोड़े की जानकारी नहीं थी। दोस्तों, अब तो समय बदल चुका है, क्योंकि अब यहाँ से घोड़े की अस्थिपंजर प्राप्त हो चुके हैं। हालांकि ये विवादास्पद है। देखिए, तौल की इकाई क्या है, संभवतः 16 के अनुपात में थी। तौल की इकाई क्या थी, संभवतः 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे, ठीक है। मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मेलुआ शब्द मिलता है। देखिए, मेसोपोटामिया के अभिलेख में कौन सा शब्द मिलता है, मेलुआ, जिसका तादात्म्य या तात्पर्य जो है, अभिप्राय, वह सिंधु सभ्यता से ली जाती है, ठीक है। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुआ शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा सभ्यता संस्कृति का शासन जो है वह वणिक वर्ग के हाथों में था। कुछ लोग का मानना है कि यह वणिक वर्गों के हाथ में था, कुछ लोग इनको पुरोहित वर्ग के हाथों में मानते हैं। तो यहाँ के अनुसार यह वणिक वर्ग के हाथ में था। पिगट एक विद्वान है जिनका मानना है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो जो है एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी रही है। पिगट महोदय क्या कहते हैं कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो यह विस्तृत साम्राज्य की राजधानी रही है। सिंधु सभ्यता के लोग जो है धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिले हैं, जो हम पिछली में देखे थे कि मोहनजोदड़ो से हमें क्या मिलता है, एक मुहर मिला है जिसपे एक जो है कि सिंह वाले देवता का अंकन किया गया है। स्वस्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। स्वस्तिक चिन्ह हमें प्राप्त हुए हैं, और यह संभवतः जो आज हमारे यहाँ स्वस्तिक चिन्ह का बहुत ही महत्व रहता है धार्मिक कार्यों में, तो इनकी सबसे पहले प्राप्ति कहाँ पर होती है, तो हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त होती है। और इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में सबसे आश्चर्यजनक चीज ये है दोस्तों कि यहाँ से हमें मंदिर के अवशेष नहीं मिले, यहाँ से मंदिर के साक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित। देखिए, इतिहासकार कैसे कहते हैं कि यहाँ पर मातृ देवी की उपासना सबसे ज्यादा की जाती थी, क्योंकि दोस्तों जो भी मूर्तियां मिली है उनमें सबसे ज्यादा जो है मातृ देवी की मूर्तियां हमें प्राप्त हुई है। पशुओं में जो है वह कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। इस सभ्यता के लिए सबसे ज्यादा कौन से पशु पूजे जाते थे, तो कुबड़ वाले सांड जो है यह सबसे ज्यादा श्रद्धेय और पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृसत्तात्मक। तो मैंने आपको बताया कि मातृसत्तात्मक का अनुमान कैसे लगाया जाता है। फिर देखते हैं सैंधववासी जो है दोस्तों वह सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। वह कपड़े कौन कौन सा यूज करते थे, तो सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। और मनोरंजन के लिए ये लोग मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का ये लोग प्रयोग करते थे, ठीक है।
ये लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। और सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। अब देखिए ये सवाल आपसे बन सकता है कि ये लोग किस हथियार से परिचित नहीं थे। तो सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल है जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ है। देखिए अन्य जो इनके शहर हैं वहां से हम देखेंगे कि केवल जो है ऊपर वाला जो शहर है, जो ऊपर वाला शहर शासक वर्ग के लिए, वहीं केवल जो है कि घेरे गए थे, किले की तरफ बनाए हुए थे, किले नुमा। लेकिन कालीबंगन इसका अपवाद है, जहां पर हम देखेंगे कि निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी जो शहर थे वो भी किले से घिरे हुए थे। ठीक है। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा से हमें जुग्म समाधियां मिली। देखिए आपसे सवाल, ये जुग्म समाधियों के सवाल जो है बहुतायत मिलते हैं। देखिए जुग्म समाधियों का मतलब क्या होता है कि यदि पति और पत्नी दो व्यक्ति जो है कि एक साथ दफनाए गए हो, 3 व्यक्ति एक साथ दफनाए गए हो, तो पति पत्नी यदि एक साथ दफनाए हुए मिलते हैं तो इससे आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो है सती प्रथा की प्रचलन रही होगी। एक साथ दोनों जो है कि मरने की प्रचलन रही होगी। इसीलिए ये परीक्षक के द्वारा बार बार सवाल पूछे जाते हैं। तो जुग्म समाधियों का साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिलता है? तो लोथल और कालीबंगा से मिलता है। देखिए सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। ठीक है। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। इसके अलावा भी हम देखते हैं कई और भी कारण दिए गए हैं। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? टेराकोटा कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी, उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति। इसके पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि सिंधु काल में विदेशी व्यापार। देखिए सिंधु काल में विदेशी व्यापार जो है वह सबसे पहले तांबा। देखिए तांबा दोस्तों यहाँ पर खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान से मंगाए जाते थे। तांबा कहाँ कहाँ से मंगाए जाते थे? तो तांबा खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान से मंगाए जाते थे। फिर हम देखते हैं चांदी। चांदी दोस्तों अफगानिस्तान और ईरान से मंगाए जाते थे। सोना कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान से मंगाए जाते थे। टीन अफगानिस्तान और ईरान से। गोमेद सौराष्ट्र से। लाजवर्द मेसोपोटामिया से। और सीसा जो है वह ईरान से मंगाए जाते थे। यानी देखिए इनका ईरान, अफगानिस्तान, ठीक है, और जो है कि मेसोपोटामिया से जो है कि इनका व्यापारिक संबंध बहुतायत होता था। अब हम देखते हैं इनकी जो सभ्यता है वह किस नदी पर बसे हुए हैं, इनके उत्खनन कब किया गया है और यह जो है किस एरिया में वर्तमान में पड़ता है। तो देखिए हड़प्पा, सबसे पहले हड़प्पा को देखते हैं। यह जो है रावी नदी के तट पर है और इनके उत्खनन करता है जो है दयाराम साहनी 1921 में है। ठीक है। और यह पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में अवस्थित है। यह वर्तमान की स्थिति इनकी है। देखिए यहाँ पर दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने इसका उत्खनन किया हड़प्पा का। फिर देखते हैं मोहनजोदड़ो। यह जो है कि सिंधु नदी के तट पर है और इसके उत्खनन करता राखालदास बनर्जी 1922 ईस्वी में। देखिए एक साल बाद ही मोहनजोदड़ो की उत्खनन की गई और जो है कि यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में है। ठीक है। अब हम देखते हैं चनहुदड़ो। चनहुदड़ो दोस्तों सिंधु नदी के ही तट पर है। इसके उत्खनन करता गोपाल मजूमदार 1931 में, सिंध प्रांत पाकिस्तान। देखिए आप यदि ऐसे याद हो जाता है तो ऐसे याद कीजिए, नहीं तो इसके कोई ना कोई ट्रिक बना लीजिए अपने से और ट्रिक बना करके इसको याद करिए, क्योंकि यह आपको जानना बहुत ही जरूरी है। और दोस्तों एक चीज है, नदियों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि किस नदी के तट पर है। देखिए किसी भी सभ्यता के उदय में यदि सबसे बड़ा किसी चीज का हाथ होता है तो वह होता है नदियों का, प्राचीन काल में। अब हम देखते हैं दोस्तों कालीबंगन। कालीबंगन जो है यह घग्गर नदी के तट पर है और इसके उत्खनन करता बीबी लाल और बीके थापर हैं। और इसका उत्खनन कब किया गया? 1953 में। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में यह अवस्थित है। कोटदीजी इसके जो है कि ये भी सिंधु नदी के तट पर है और उत्खनन करता फजल अहमद 1953 में और ये सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान है। रंगपुर माधर नदी के किनारे रंगनाथ राव इसके उत्खनन करता है 1953-54 और ये गुजरात के काठियावाड़ जिला में अवस्थित है। फिर रोपड़ सतलज नदी जग्गेदत्त शर्मा इसके उत्खनन करता है 1953-56 पंजाब का रोपड़ जिला। फिर लोथल भोगवा नदी के किनारे रंगनाथ राव 1955 एवं 1962 में गुजरात के अहमदाबाद जिला। फिर देखते हैं आलमगीरपुर
हिंडन नदी के किनारे यज्ञदत्त शर्मा इसके उत्खनन करता 1958। और यह उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला है। आपको यह ज्ञात होगा, पूर्वी का जो इसका लास्ट एरिया है वो है यही आलमगीरपुर है, और यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में पड़ता है। फिर सुतकांगेड और दास नदी के किनारे पे, और इसके उत्खनन करता है आर्यन स्टाइल, और 1927 से 1962 तक यहाँ पर उत्खनन होता रहा। और ये पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे पाए जाने वाला साइट है। फिर हम देखते हैं दोस्तों बनमाली, जो रंगोई नदी के किनारे है, और इसके उत्खनन करता रविंद्र सिंह बिष्ट है 1974, और यह हरियाणा के हिसार जिला में अवस्थित है। फिर धौलावीरा रविंद्र बिष्ट इसके उत्खनन करता है 1990-91, और यह गुजरात के कच्छ जिला में अवस्थित है। ठीक है, तो यह इनके विभिन्न जो महत्वपूर्ण साइट थे, इनके हम लोगों ने यह देखा कि उनके यह किस नदी पर अवस्थित है, इनके उत्खननकर्ता कौन है, और वर्तमान में इनकी स्थिति क्या है। तो यह आप अवश्य जान लीजिएगा कि ये सब याद करने वाली चीजें हैं। हम देखते हैं अब वैदिक सभ्यता। सिंधु सभ्यता को हम लोगों ने अच्छे से जाना और समझा। अब हम वैदिक सभ्यता को देखते हैं। तो दोस्तों वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया जाता है। एक जो है कि ऋग वैदिक काल, और दूसरा क्या है, उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का जो समय है वो दोस्तों 1500 से 1000 ईसा पूर्व है, और दूसरा जो है उत्तर वैदिक काल, उसका 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। दोस्तों आर्य सर्वप्रथम जो है वह पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मूलर जो एक विद्वान है, उन्होंने आर्यों का मूल निवास स्थान जो है वह मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। देखिए ये जो मैक्स मूलर हों या इनके अलावा जितने भी विदेशी जो राइटर हैं या विदेशी इतिहासकार या कुछ वर्तमान में भी, अब क्या है, ये सारी गुत्थियां जो है सुलझ गई है। अभी क्लियर नहीं कहा जा सकता कि क्लियर गुत्थियां सुलझ गई है, लेकिन अब इनके जो विचार है वो कहीं ना कहीं अब नकार दिए जाते हैं। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता जो है वह वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता क्या थी, यह ग्रामीण सभ्यता थी। देखिए यही तो इतिहासकारों के लिए एक विवादास्पद परिस्थिति आ जाती है कि एक तरफ हम देखते हैं सिंधु सभ्यता जो है वह नगरीय सभ्यता थी, और उसके बाद जो सभ्यता आ रही है उसे हम ग्रामीण सभ्यता कह रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए यह विवाद पैदा होता है कि सबसे पहले वैदिक सभ्यता आया या सिंधु सभ्यता आया। ठीक है, लेकिन चूंकि प्रमाण की अभाव है इसीलिए कोई भी कुछ कह नहीं पाता है। आर्यों की भाषा जो थी वह संस्कृत थी। आर्यों की प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से यदि हम देखें तो सबसे पहले क्या होता, तो कुल। देखिए आरोही क्रम में हम नीचे से देख रहे हैं कि इनकी जो प्रशासनिक कड़ियां थी वो कैसे कैसे बन रही है। तो सबसे पहले सबसे छोटा जो स्थिति तो होता था वो कुल का होता था। कुल से क्या बनता था, ग्राम बनता था। ग्राम से फिर क्या बनता था, विष बनता था, और विष से जन, और जन से राष्ट्र। ठीक है, कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र, इनके सबसे ऊंचा जो स्थिति होती थी वो राष्ट्र की, और सबसे छोटे जो होते थे वह कुल की होती थी। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी एवं विष का प्रधान विषपति कहलाता था। ठीक है, विष का प्रधान क्या कहलाता था, विषपति, और ग्राम का प्रधान क्या कहता, ग्रामीणी। जन के शासक को राजन कहा जाता था। जन के शासक को क्या कहा जाता था, राजन कहा जाता था। राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। देखिए यह यूजीसी नेट में भी यह सवाल पूछा गया था कि राजा के बाद सबसे पहला किसका स्थान आता था। तो राजा के बाद जो स्थान आता था वह महत्वपूर्ण रूप से सबसे पहले पुरोहित आता था, और पुरोहित का बाद जो पद होता था वह सेनानी का आता था। सूत, रथकार तथा कंपादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। ठीक है, रत्नी कौन कौन कहे जाते थे, तो सूत, रथकार तथा कंपादी जो शासक होते थे वह रत्नी कहे जाते थे, और इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। देखिए ये जो सूत हैं या रथकार हैं ये सब एक महत्वपूर्ण पद हुआ करता था। वर्तमान में इसकी महिमा अवश्य गिर गई, लेकिन उस समय यह महत्वपूर्ण पद होता था, और यह राजा सहित इनकी संख्या गिनी जाती थी, और यह टोटल कितने होते थे, तो 12 हुआ करते थे। ठीक है, पूरब, दुर्गपति। पूरब का मतलब क्या होता था, दुर्गपति होता था, और स्पष्ट जो जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। ठीक है, वाचर जो है वह गोचर भूमि का अधिकारी होता था। वाजपति। देखिए आपसे यदि पूछा जाए कि वाजपति कौन था, तो दोस्तों यह गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र क्या होता था, तो उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। जो वर्तमान में पुलिस करता है वही वहां पर उग्र कर रहे हैं। उग्र क्या करते थे, तो उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करते थे। अब देखिए यहाँ पर पहले हम ये समझ लेते हैं कि किस दिशा में राजा का कौन सा नाम चलता था। तो पूर्व में यदि वो शासन कर रहा है तो उसे जो है प्राची, ठीक है, और सम्राट, इसके राजा को क्या कहा जाता था, सम्राट कहा जाता। पश्चिम में यानी प्रतीची इनका संस्कृत नाम है,
और यह जो है स्वराष्ट्र कहे जाते थे। उत्तर यानी उदीची और इसके राजा विराट, मध्य में राजा होता था और दक्षिण में भोज होता था। देखिए पूर्व में शासन करने वाले को क्या कहा जाता था? सम्राट। जो पूर्व में शासन करेगा सम्राट, पश्चिम में शासन करेगा स्वराष्ट्र, उत्तर में विराट, मध्य में राजा और दक्षिण में भोज। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा और समिति क्या होती थी? यह राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। और सभा जो है यह श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, ये क्या होता है? जैसे सभा जो है यह क्या होता था? तो श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की संस्था थी और समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। और इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो ईशान कहा जाता था। अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? ईशान कहा जाता था। देखिए युद्ध में कबीले का नेतृत्व हमेशा राजा करता था और युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया। देखिए इस काल में क्या है? गविष्टि यानी गाय की खोज। ठीक है, यहाँ पर वैदिक काल में हम देखेंगे गाय एक महत्वपूर्ण धन के रूप में जाना जाता था। गाय जो है कि बहुत ही बड़ी इनकी संपदा हुआ करती थी, इसीलिए इसके लिए कहीं ना कहीं ये लोग गविष्टि शब्द का प्रयोग युद्ध के लिए करते थे। और इसका मतलब होता था गायों की खोज। जो जितने गाय को हरण करेगा, जितने गाय को छीन करके लाएगा, वो जो है कि सबसे ज्यादा विजयी, या ऐसा कुछ इनका होता था। दासराग्य युद्ध, देखिए दासराग्य युद्ध हम लोगों ने पीछे शायद पढ़ा होगा, पीछे हम लोगों ने स्रोत में देखा होगा कि दासराग्य युद्ध का जो उल्लेख मिलता है वो 7वें मंडल में। बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध की जो है कि यहाँ पर चर्चा मिलती है। और यहाँ पर देखते हैं कि यह युद्ध परुषणी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था। तो ये ऋग्वेद में हमें ये इतिहास की एक महत्वपूर्ण कड़ी मिलती है। और यहाँ पर हम सुदास एवं 10 जनों के बीच युद्ध के बारे में जानकारी लेते हैं। और ये किस मंडल में है? तो दोस्तों 7वें मंडल में। ये याद रखिएगा आप कि किस मंडल में दासराग्य युद्ध का वर्णन मिलता है, तो 7वें मंडल में। और इसमें देखते हैं कि सुदास विजयी होता है। ऋग्वैदिक समाज जो है यह 4 वर्णों में विभक्त था। कि यह हम जानते हैं कि यहाँ पर एक आदि पुरुष या ब्रह्मा की कल्पना की है। ठीक है, और इनके विविध अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति मानी जाती है। तो जिसमें हम देखते हैं कि सबसे पहला जो है वह ब्राह्मण का स्थान आता है। और ब्राह्मण जो है वेद पुरुष या ब्रह्मा पुरुष के मुख से इनकी जन्म हुई है। ठीक है, इनका कार्य है शिक्षा देना, शिक्षा लेना। और हाथ जो है भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है, उदर से जो है वह वैश्य की उत्पत्ति हुई है, और पाद से जो है वह शूद्र की उत्पत्ति मानी जाती है। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। आर्यों का समाज क्या था? पितृ प्रधान था। पीछे हम लोगों ने सिंधु सभ्यता को देखा जिसका समाज मातृ प्रधान था, लेकिन आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होती थी। समाज की सबसे जो छोटी इकाई होती थी वो क्या होती थी? परिवार या कुल होती थी। और इसका मुखिया जो है, इसका सामान्य स्तर पर यदि हम देखते हैं तो इसका मुखिया जो है वह पिता होता था और इसे कुलप कहा जाता था। तो आपसे यदि यह सवाल पूछा जाए दोस्तों कुलप किसे कहा जाता है, तो कुलप किसे कहा जाता है? तो पिता को कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। और इसके उदाहरण हम देखते हैं कि लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन यहाँ पर मिलता है। ठीक है, यदि यह जो है कि इस काल में हम देखते हैं कि स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। और इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? तो लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन मिलना। देखिए उपनिषद हम यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108 मानी गई है। और महापुराणों की संख्या 18 है। और वेदांत कितने हैं? तो 6 है। अब देखिए आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस था। देखिए सोमरस के बारे में हमसे बहुत ज्यादा जो है कि सवाल पूछा जाता है या समझा जाता है। तो आर्यों का मुख्य पदार्थ क्या था? सोमरस था। और यह किसी वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे, वास, अधिवास और उष्णीस। वास, अधिवास और उष्णीस। अंदर पहनने वाले जो आज हम लोग गंजी पहनते हैं उनको क्या कहते हैं? ये लोग नीवी कहते थे। आर्यों के मनोरंजन के यदि मुख्य साधन हम देखेंगे तो संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ और युद्ध क्रीड़ा जो है कि इनके मुख्य मनोरंजन के साधन थे। दोस्तों आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि इनका मुख्य व्यवसाय था।
गाय को अधनिया न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय को किस श्रेणी में रखा जाता था? तो गाय को अधनिया न मारे जाने योग्य की श्रेणी में रखा जाता था। और गाय की हत्या करने या उसे घायल करने वालों के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकाले जाने की व्यवस्था की गई है। देखिए गाय यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु के रूप में या जानवर के रूप में पाला जाता था। आर्यों का प्रिय पशु जो है वह घोड़ा था। और सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? इंद्र थे। यहीं पर अब देखिए तुलना चूंकि हम लोगों को करना पड़ता है, सिंधु सभ्यता पीछे जब जा रहे हैं तो देख रहे हैं उन लोगों की घोड़े की जानकारी नहीं थी, लेकिन यहाँ का प्रिय पशु ही घोड़ा था। ठीक है, और इनके प्रिय देवता कौन थे? तो इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु जो थी वह लोहा थी। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी? तो लोहा थी, और इसे श्याम अयस कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? पणी कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर जाने वाले व्यक्ति को पणी कहा जाता था। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। लेन देन चूंकि यहाँ पर कोई मुद्रा के साक्ष्य में ज्यादा मिलते नहीं है, तो वहां पर क्या करेगा, एक जिस सामग्री की हमें जरूरत है उस सामग्री को लेकर के हम किसी और की जो जरूरत की सामग्री है उसे देते हैं। इसी को विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को बेकनाट सूदखोर कहा जाता था। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? बेकनॉट यानी सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले के रूप में अग्नि की पूजा की जाती है। देखिए इस काल में अग्नि का बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता है, और हम देखते हैं कि यह जो है कि देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर अग्नि को हवन किया जाता था देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। ठीक है, ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती जो है सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र मानी जाती थी। आज भी यह सरस्वती का नाम हम जो है कि पवित्र और आदर से लेते हैं। हालांकि यह नदी अब जो है वर्तमान में लोप मानी जाती है। ऋग्वेद में गंगा और जमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। आपसे कोई पूछे कि गंगा और जमुना का उल्लेख कितनी बार हुआ है, तो दोस्तों सिर्फ एक बार हुआ है, जबकि वर्तमान में गंगा बहुत ही महत्वपूर्ण, भारत की महत्वपूर्ण नदियों में मानी जाती है। उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कि इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। देखिए आपसे यदि ये सवाल पूछा जाए कि उत्तर वैदिक काल में कौन से देवता सर्वाधिक प्रिय हो गए, तो आप इंद्र मत मारिएगा, बल्कि प्रजापति यहाँ पर सर्वाधिक प्रिय देवता हो जाते हैं। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। राजा के राज्याभिषेक के लिए क्या किया जाता था? तो राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगी। प्रारंभ में क्या होता था कि व्यवसाय जो है वह कर्म के आधार पर की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे अब जो है कि वर्ण व्यवस्था मजबूत होती जाती है और यह धीरे धीरे जाति व्यवस्था में परिवर्तित होने लगती है। तो यह क्या है, जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगती है। यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा कहा जाता था और हल रेखा को सीता कहा जाता था। यदि आपसे पूछा जाए कि हल को क्या कहा जाता था, तो हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। दोस्तों उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाई थी। देखिए निष्क और शतमान जो होती थी यह सोने की एक गहना होती थी और इसे बाद में मुद्रा की इकाइयों के रूप में उपयोग किया जाने लगा, लेकिन खास भार और आकृति के मूल्य के सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण यहाँ पर नहीं मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम यह देखते हैं कि उस समय के प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। देखिए सबसे पहले आता है चार्वाक दर्शन, और इसके प्रवर्तक कौन है, तो चार्वाक है। फिर हम देखते हैं योग, इसके प्रवर्तक कौन है, तो पतंजलि है। फिर सांख्य दर्शन के कपिल है, न्याय के गौतम है, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बादरायण और वैशेषिक के कणाद या उलूक है। ठीक है, यह उस समय के प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक हो गए। चार्वाक दर्शन के कौन थे प्रवर्तक, तो स्वयं चार्वाक थे। योग के पतंजलि थे, सांख्य के कपिल थे, न्याय के गौतम, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बादरायण और वैशेषिक के कणाद या उलूक थे। ठीक है, उस समय की प्रमुख नदियों को हम देख लेते हैं दोस्तों, और इनके प्राचीन नाम और आधुनिक नाम हम देख लेते हैं। देखिए परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं। तो देखिए प्राचीन नाम क्रुभ जो था, क्रुभ का आधुनिक नाम क्या है, कुर्रम है। कुभा का काबुल है। बितस्ता का झेलम है। आस्किनी जिसे आज चिनाब कहा जाता है। परुष्णी को आज क्या कहा जाता है, तो रावी कहा जाता है। सतुद्री को सतलज कहा जाता है। बिपाशा को
ब्यास नदी कहा जाता है, सदा नीरा को गंडक, दृषद्धति को घग्गर, गोमती को गोमल नदी और सुवास्तु को स्वात नदी कहा जाता है। ठीक है, ये प्राचीन नाम है और ये आधुनिक नाम है। इन दोनों को आप याद अवश्य कर लीजिएगा क्योंकि यह परीक्षाओं में पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों कि सांख्य दर्शन जो है, जो 6 दर्शन हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, उनमें सांख्य दर्शन जो है यह प्राचीन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। सांख्य दर्शन क्या है? सबसे प्राचीन दर्शन है और इसके अनुसार मूल तत्व 25 है। इसके अनुसार मूल तत्व कितने हैं? तो 25 है और प्रकृति जो है इसमें पहला तत्व माना जाता है। देखिए, सत्यमेव जयते, हम सभी लोगों को यह याद है, सत्यमेव जयते, यह वाक्य कहाँ से लिया गया है दोस्तों? यह मुंडकोपनिषद में लिया गया है। और ये एक सवाल जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है कि यज्ञ की तुलना टूटी नाव से किस उपनिषद में की गई है? तो दोस्तों वह किस उपनिषद में की गई है? मुंडकोपनिषद में। ठीक है, टूटी यज्ञ की तुलना टूटी नाव से किस उपनिषद में की गई है? तो मुंडकोपनिषद से की गई है। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, गायत्री मंत्र सवित्री नामक देवता को संबोधित है जिसका संबंध ऋग्वेद से। ठीक है, आपसे यदि यह परीक्षाओं में पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र किस देवता से संबंधित है, तो दोस्तों वह जो है सवित्री नामक देवता से संबंधित है और इसका संबंध किससे है? ऋग्वेद से है। फिर उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में पहली बार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य मिलता है। देखिए, चूंकि वैदिक काल क्या था? ग्रामीण सभ्यता थी और यहाँ पर हम देखते हैं सिंधु सभ्यता के पश्चात भारत में जो है कि ईंटों के घर बहुत कम मात्रा में बनने लगे थे। तो उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर ऐसा पहला नगर है जहां पर हम पक्की ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य पाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों ऋग्वैदिक कालीन देवता देख लेते हैं और उनका संबंध देख लेते हैं। देखिए, इंद्र क्या थे? इंद्र को युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता माना जाता है। इंद्र को क्या माना जाता है? तो इंद्र को युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता माना जाता है। अग्नि को देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने के लिए जो है कि देवत्व स्वीकार किया गया है। देखिए, अग्नि जो है प्रमुख देवता के रूप में स्वीकृत किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यह देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। वरुण, वरुण का स्थान उस समय बहुत महत्वपूर्ण हो गया था और यह जो है पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता माने गए, समुद्र के देवता माने जाते हैं, विश्व के नियामक एवं शासक माने जाते हैं, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात के कर्ता माने जाते हैं। फिर हम देखते हैं देव। देव क्या है दोस्तों? तो यह आकाश के देवता है और देव जो है सबसे प्राचीन देवता स्वीकृत है। देखिए, आपसे यदि सवाल पूछा जाए कि सबसे प्राचीन देवता के रूप में कौन स्वीकृत है, तो वह देव है। फिर देखते हैं सोम। सोम क्या है? वनस्पति की देवता है। उषा प्रगति एवं उत्थान के देवता माने जाते हैं। फिर अश्विन क्या है? विपत्तियों को हरने वाले देवता है। पूषण पशुओं के देवता है। देखिए, पूषण जो है पहले मनुष्यों के देवता के रूप में स्वीकृत थे, लेकिन जैसे ही हम देखते हैं कि अन्य देवताओं की कल्पना की जाने लगती है तो पूषण को पशुओं का देवता स्वीकृत कर लिया जाता है। फिर विष्णु जो है विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता, मरुत आंधी तूफान के देवता माने जाते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने ऋग्वैदिक कालीन देवता को देखा और उनके संबंध को देखा कि वह किस चीज से संबंधित माने जाते हैं। फिर देखिए महाकाव्य। दोस्तों, महाकाव्य दो है, मूल रूप से दो महाकाव्य है और यह महाभारत और रामायण। देखिए, महाभारत का पुराना नाम जो है वह जय संहिता है। महाभारत का पुराना नाम क्या है दोस्तों? तो जय संहिता है और यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। ये गोत्र नामक संस्था बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तर वैदिक काल में होता है और गोत्र से संबंधित जो, देखिए गोत्र होता क्या है? पहले किसी भी एक प्रमुख व्यक्ति के नाम से जो है कि गोत्र प्रकरण सारी चलती है और उसी के सारे लोग जो है कि वंशज माने जाते हैं। ठीक है, तो इस संस्था का जन्म कब हुआ? उत्तर वैदिक काल में हुआ। ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों महाजनपदों का उदय। हम लोगों ने वैदिक सभ्यता को देख लिया, देखते हैं महाजनपदों का उदय। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में मुख्यतः 16 जो है कि जनपद प्राप्त होते हैं। 16 जनपदों में यह भारतवर्ष जो है कि बटा हुआ था। और देखिए, 16 जनपदों की जानकारी हमें मिलती कहाँ से है? तो बौद्ध धर्म ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से और इसके अलावा जैन धर्मसूत्र, भगवती सूत्र। ठीक है, भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इन दोनों ग्रंथों में हम देखेंगे कि अलग अलग नाम है, लेकिन कहीं ना कहीं तादात्म्य और तात्पर्य एक ही निकलता है। तो सबसे ज्यादा जो स्वीकृत नाम है वह अंगुत्तर निकाय को माना जाता है। तो देखिए, पहला महाजनपद जो था वह अंग था और इसकी राजधानी कहाँ थी? चंपा थी।
वर्तमान में दोस्तों यह भागलपुर और मुंगेर के एरिया में फैला हुआ क्षेत्र था। देखिए यहाँ पर हम इनके महाजनपदों के नाम, उनके राजधानी और वर्तमान में जो आधुनिक उनका क्षेत्र रहा होगा उस समय, इसको देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो अंग की राजधानी क्या थी? चंपा थी, और यह भागलपुर मुंगेर बिहार के एरिया में था। मगध यानी मगध जो है इसकी राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी, और यह पटना गया बिहार का जो एरिया है इसमें यह बसा हुआ था। काशी की राजधानी कौन सी थी? वाराणसी थी, और वाराणसी के आसपास यह उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी है, और यह इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश का इलाका है। वज्जी, वैशाली, विदेह या मिथिला, इन तीन नामों से जाना जाता था इसे, वज्जी के राजधानी को। और यह जो है आज के मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कोसल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी, और यह फैजाबाद उत्तर प्रदेश के एरिया में फैला हुआ था। अवंती, अवंती की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो उज्जैन या माहिष्मती, उज्जैन और माहिष्मती, और इसकी जो क्षेत्र थी वर्तमान में है वह मालवा मध्य प्रदेश का एरिया है। मल्लों की राजधानी कहाँ थी? कुशावती थी, और यह देवरिया उत्तर प्रदेश का एरिया है। पांचालों की राजधानी अहिछत्र या काम्पिल्ली, और यह बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश का एरिया है। ठीक है दोस्तों, आप इसको याद करते चलिएगा। फिर हम देखते हैं चेदी, चेदी की राजधानी कहाँ थी? तो शक्तिमती थी, और यह बुंदेलखंड, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का एरिया है। फिर कुरु, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, और यह आधुनिक दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र इसमें सम्मिलित थे। फिर देखते हैं मत्स्य, और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो विराटनगर थी, और यह जयपुर राजस्थान के आसपास के क्षेत्र थे। ठीक है, फिर देखते हैं कंबोज, हाटक जो है किसकी राजधानी रही, और यह राजौरी एवं हजारा क्षेत्र उत्तर प्रदेश का एरिया था। सूरसेन, मथुरा, और मथुरा कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। अस्मक की राजधानी पोटली या पोतन थी, और यह गोदावरी नदी क्षेत्र का एरिया था। दोस्तों यह जो है कि दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद यहाँ पर मिलता है। कौन सा है? तो अस्मक है, जिसकी राजधानी पोटली या पोतन थी। फिर हम देखते हैं गांधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, और यह जो है वह रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान का एरिया था। ठीक है, तो हम लोगों ने 16 महाजनपदों के बारे में देखा, इनके नाम को, इनके राजधानी को, और वर्तमान में जो इसका क्षेत्र है उसको देखा। ठीक है, अब जो है हम अगले वीडियो के माध्यम से हम प्राचीन भारत के तमाम धर्मों के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, यदि आप कोई अपना सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।